जिसके चक्रव्यूह में राजन सिंह हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक खूबसूरती है कि पार्टी जिसको लड़ाना चाहती है उसको कान में बोल देती है। कान में बोला गया है निश्चित कि आप लड़ेंगे चुनाव। निश्चित। सुशील बाबू बोले हैं कि हमारे जो औरंगाबाद सदर है उसमें 25 कैंडिडेट हैं, कितने नंबर पे है राजन सिंह? मेरा सवाल यही है। आप समझ लीजिए कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, कोई जानता है क्या? ये हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कभी किसी को कहां उठा के बैठाएगी पार्टी, ये तो शीर्ष नेतृत्व करती है और निश्चित रूप से इसमें पार्टी का योगदान होता है। में कौन होगा बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये पता नहीं होता है। और फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी बोल दिया कान में, आपको फिर कैसे पता कि हम चुनाव लड़ेंगे ही? चुनाव लड़ने में, जीतने में आपकी पार्टी माहिर है। फिर राजन कुमार सिंह एमएलसी के चुनाव से क्यों मैदान छोड़ देते हैं? क्या हुआ था? पार्टी को पहले बोला कि भाई विधान पार्षद का चुनाव जो है, एमएलसी का चुनाव किसी और को लड़ाया जाए। यही तो राजन सिंह में और में अंतर है। बीजेपी में अंतर कला है, गुटबाजी है, ये मानते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। तो आप जब एमएलसी रहे तो ऐसा क्या किए जो जनता को बता सके कि मैंने ये किया? मैं बहुत काम किया, सैकड़ों रोड बनाया, सभी मुखिया को मैं लाइट दिया, चापाकल दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के, और औरंगाबाद जिला को मेडिकल कॉलेज का तोहफा दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से, और उसमें 400 करोड़ 29 लाख की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, तो नहीं बनने कहां सवाल है। राजन बाबू, ये कार्यक्रम जो है सियासत का चक्रव्यूह है, 25 के चक्रव्यूह में कहां हैं आप? सबसे पहले तो मैं सूर्य विहार चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एक छोटे से कार्यकर्ता को बुलाने का काम किए हैं। और सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक भाई बंधु सभी को मैं नमस्कार करता हूं और अभिवादन करता हूं। इस चक्रव्यूह में कहां हैं आप? 25 के चक्रव्यूह में राजन सिंह हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक खूबसूरती है कि पार्टी जिसको लड़ाना चाहती है उसको कान में बोल देती है कि आपको क्या करना है। आपको कान में बोला गया है? पार्टी ऑलरेडी बोली है। मैंने कान में बोला गया आपको? पार्टी का निर्देश होगा तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और पार्टी का हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व जो है वो बोल चुकी है। मतलब कान में बोला गया है निश्चित कि आप लड़ेंगे चुनाव? निश्चित। अभी कुछ देर पहले इसी मंच पर जो है आपके पार्टी के पूर्व सांसद सुशील सिंह ये बोल रहे हैं, सुशील बाबू बोले हैं कि हमारे जो औरंगाबाद सदर है उसमें 25 कैंडिडेट हैं, कितने नंबर पे है राजन सिंह? मेरा सवाल यही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए चुनाव लड़ेगी। और आपको मैं बता दूं कि यही तो खासियत है हमारी पार्टी में कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से उम्मीदवार रहेंगे, और कार्यकर्ता का तो फर्ज होता है, निश्चित रूप से मांगने का अधिकार होता है। तो बहुत अच्छा चीज है और खूबसूरती है पार्टी के लिए और सभी लोगों के लिए। हम लोग तो चाहते हैं हमारी पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। आपका पार्टी अच्छा है, मानते हैं आप? जी निश्चित। हमारी पार्टी में भाई साहब आप समझ लीजिए कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे, कोई जानता है क्या? ये हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कभी किसी को कहां उठा के बैठाएगी पार्टी, ये तो शीर्ष नेतृत्व करती है और निश्चित रूप से इसमें पार्टी का योगदान होता है। आपके सवाल में ही एक सवाल छिपा हुआ। आप बोल रहे हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। फिर राजन सिंह कैसे जानते हैं कि इस चुनाव में हम ही उम्मीदवार होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री एनडीए का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे, उनके चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप बात को घुमा रहे हैं राजन बाबू। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि पार्टी में कौन होगा बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये पता नहीं होता है। और फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी बोल दिया कान में, आपको फिर कैसे पता कि हम चुनाव लड़ेंगे ही? एक चीज जान लीजिए,
शीर्ष नेतृत्व ऑलरेडी कह चुकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा बिहार में होंगे। आपको आने वाला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और आने वाला समय बताएगा। तो निश्चित रूप से ये तो एनडीए का खूबसूरती है ना। हमारे पांच दल मिलकर के एनडीए है बिहार में। आप देखिए सब लोग टिकट के लिए कहते जरूर है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, जब टिकट की घोषणा हो जाती है, तो सारे लोग लग के और एकजुट होकर के, इंटैक्ट होकर के और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। एक सवाल मेरा ये है कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना अच्छा संगठन है, चुनाव लड़ने में जीतने में आपकी पार्टी माहिर है, फिर राजेंद्र कुमार सिंह एमएलसी के चुनाव से क्यों मैदान छोड़ देते हैं? क्या हुआ था आखिर? देखिए, मैदान में नहीं छोड़ा हूं। निश्चित रूप से मैं पार्टी को पहले बोला कि भाई विधान पार्षद का चुनाव जो है, एमएलसी का चुनाव किसी और को लड़ाया जाए। यही तो राजन सिंह और में अंतर है कि हम सिटिंग रहते भर में भी हम बोले कि ठीक है, हम एमएलसी रह चुके 6 साल, अब किसी और को मौका दिया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेगा कि सिटिंग रहते भर में किसी और को लड़ा करके और उनके नॉमिनेशन से लेके, उनके चुनाव से लेकर के, चुनाव प्रबंधन से लेके सारे जगह रह के जिताने का काम करे, जिता करके उसके बाद विधान परिषद में भेजने का काम किया। तो राजन सिंह और में ही अंतर है। हम लोग सत्ता के लिए नहीं है, सम्मान के लिए हैं और सेवा भावना के लिए हम जनता के बीच में राजनीति कर रहे हैं। मतलब कुछ हुआ था क्या? मतलब क्या हुआ था कि आप बोले कि हम अब कुछ दिन काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग उस अपर हाउस के मेंबर रह चुके हैं, हम लोग सभी बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा और सब चीज रह चुके हैं। तो हमारे लगा कि अब तो हम जनप्रतिनिधियों का नेता रहे हैं, अब लगा कि आने वाला समय में हम डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधित्व करें। और उसी क्रम में हम बोले कि विधान परिषद का चुनाव जो है, विधान पार्षद का जो है किसी और को लड़ाया जाए और पार्टी जो है से उसको मान करके और किसी और को। अब आप प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि नहीं, जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं? निश्चित। राजन जी का घर में चलता है कि ममता जी का चलता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है अर्धांगिनी बोला जाता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है अर्धांगिनी वाला रिश्ता है, और एक दूसरे को लोग समझ के कोई काम करते हैं, एक दूसरे से बात करके कोई चीज करते हैं। कहा गया है कि हम लोग पति पत्नी दोनों बैठ करके डिसाइड करते हैं कि हम लोग आगे क्या करना है। डिसाइड करते हैं? निश्चित। कि खाली नाम ही उनका लगाते हैं? नहीं। हम अपने से पहले उनको प्रमुख बनाए, चुनाव लड़ाए, उनके बाद उन बनी और निर्विरोध प्रमुख रही, पंचायत समिति जीती भारी मतों से। तो और उसके बाद जब विधानसभा उनको क्यों नहीं लड़ाते? विधानसभा आप क्यों लड़ेंगे? अभी तो पहले मैं लड़ रहा हूं, आने वाला समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण महिलाओं को करने जा रहे हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा, जैसा स्थिति होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। मतलब दोनों परिवारवाद चलेगा? नहीं, परिवारवाद नहीं है यहाँ। एक चीज समझिएगा बात को, आपस में सामंजस्य है। सामंजस्य, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य होता है, और सामंजस्य बैठा के हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो सामंजस्य पति पत्नी में बैठा के हम लोग काम करते हैं। बीजेपी में अंतर कला है, गुटबाजी है, ये मानते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। यही तो खूबसूरती है पार्टी की कि हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का। तो इसको गुटबाजी कहां कहा जाएगा विपुल जी? सबसे बड़ी चीज है अधिकार है। लोग चाहते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि हम विधायक बने, हम सांसद बने। तो इसमें गुटबाजी कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर किसी को टिकट मिलता है तो सारे लोग मिलजुल के उसको जिताने का काम करते हैं। दूसरे को टिकट मिलेगा तो आप उसके साथ उसको चुनाव जिताएंगे? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो करेगी वो काबिल तारीफ है। आपको आप जब एमएलसी रहे तो ऐसा क्या किए जो जनता को बता सके कि मैंने ये किया? मैं बहुत काम किया, सैकड़ों रोड बनाया, सभी मुखिया को मैं लाइट दिया, चापाकल दिया, 1500 से ऊपर चापाकल मैंने दिया, 866 से ज्यादा लाइट दिया, पीसीसी सड़कें, सैकड़ों पीसीसी सड़कें दिया, और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत सारा काम किया। अब अगर मौका जनता देती है तो क्या करेंगे? देखिए, अभी अगर मौका जनता दे रही है तो निश्चित रूप से मैं पहले तो पलायन को रोकने का काम करूंगा,
और मेरा यही उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ नौजवान पीढ़ी है उसको रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसको व्यवसाय मिले। आज उसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से काम करने का तरीका है, तो उसमें जो है निश्चित रूप से हम आने वाला समय नौजवानों के लिए नौकरी और व्यवसाय का माध्यम खोलूंगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाला नौजवान जो है वो निश्चित रूप से रोजगार पाए। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज की बहुत चर्चा हो रही है। देव में बनेगा, बारून में बनेगा, मेडिकल कॉलेज मदनपुर में बनेगा, देवकुंड में बनेगा कि सिर्फ सियासत हो रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के और औरंगाबाद जिला को मेडिकल कॉलेज का तोहफा दे चुके हैं, तो निश्चित रूप से और उसमें 400 करोड़ 29 लाख की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, तो नहीं बनने कहां सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्राट जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार का काम हो रहा है, आप काबिले तारीफ है। आप उठा के देखिए एक एक क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रही है हमारी सरकार, तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री का बात कभी अधूरा होता है क्या? माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे विजय सिन्हा जी का बात आप सोच के देखिए कि इस तीनों का जो जोड़ी है इतना बेहतरीन जोड़ी है, एक एक चीज में मिलजुल के जिस तरह से हमारी सरकार, जदयू की सरकार और बीजेपी की सरकार, सभी लोग मिलजुल के, हम के सरकार, हमारे मांझी जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, सब मिलजुल के जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, तो एक काबिले तारीफ है। और एक चीज मैं बता दूं कि आप उठा के देखिए अन्न योजना से लेकर के जितनी योजनाएं हमारे यहाँ सरकार चला रही है, ये पूरे किसी प्रदेश में इतना योजना नहीं है। हमारे यहाँ गरीब बच्चे को अगर पढ़ाई करना है तो DRCC से लोन मिल जाएगा। हमारे यहाँ अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए 25 लाख का लोन मिल जाएगा। हमारे यहाँ अगर किसान हैं तो उनके लिए खाद पानी के लिए 6,000 रुपया मिलता है। हमारे यहाँ 400 रुपया पहले था, हमारे यहाँ विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बढ़ा के हमारी सरकार 1100 रुपया कर दी है। तो आप उठा के देखिए, बिजली हमारे यहाँ 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। तो जिस तरह से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है, आपको मैं बता दूं देश और प्रदेश मिलकर जिस तरह से कर रही है, पूरे देश में अव्वल दर्जा हमारे बिहार का आता है। और निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार 5 राज्यों में से एक राज्य में गिनती होगा, विकसित राज्य के श्रेणी में आएगा। बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं सूर्य विहार को आपको जो है से बधाई देता हूं, और सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक, माताएं, बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।